इस वीडियो में मैं आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है और 5 मेजर पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं सोशियोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, वन बाय वन करके इजी एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। देखिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? वे ऑफ लुकिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया, अंदाज, ख्याल किसी चीज के बारे में, उसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। लाइक देखिए ना, दो बच्चे हैं, एक को पढ़ना अच्छा लगता है, दूसरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या पर्सपेक्टिव है दोनों के। एक जो है उसको खेलना अच्छा लगता है, दूसरे को खेलना अच्छा नहीं लगता। वो कहता है क्या खेलूंगा यार, थक जाऊंगा, शॉट लगाऊंगा, भागूंगा। तो एक कहता है नहीं मैं एक्टिव रहूंगा। तो ये क्या पर्सपेक्टिव है। अभी बात आ जाती है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है कि माशरे को जो हमारा देखने का नजरिया है, जो हमारा ख्याल है माशरे के बारे में, जो हमारा अंदाज है, हम किस अंदाज से उसे देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, इसको हम सोशियोलॉजिकल या सोशल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है और हर वो इंडिविजुअल जिससे मिलकर हमारी सोसाइटी बनी है, उसका सोसाइटी के अंदर क्या बिहेवियर है, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, इसको हम सोशल या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। अभी देखिए ना, पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया कि हर बंदे का जो देखने का नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू, वे ऑफ लुकिंग, वो डिफरेंट होता है। इसी तरह सोशियोलॉजी में डिफरेंट लोग आए, उन्होंने कल्चर और सोसाइटी के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए, जिसमें से 5 मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो नीचे लिखे हैं। वन बाय वन करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी में उसने बात, ये ना सबसे पुराना एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है ना, सबसे पुराना सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है। इसमें क्या ये कॉन्सेप्ट बेस करता है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर, हमारा माशरा जो है, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन से मुराद कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो कॉमन सी बात है, हो रही है। आज से 20 साल पीछे चले जाए तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था और आज देखें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो ग्रोथ हुई ना, डेवलपमेंट हुई ना। इसी के ऊपर हमारा जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है बात कर रहा है। और जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ना, वो मोस्टली बेस करता है किसके ऊपर? पास्ट पे और बिगिनिंग के ऊपर। वो कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज को देखना है ना, उसकी आप पास्ट में चले जाएं, उसकी बिगिनिंग में चले जाएं, तो आपको उसका चीज का पता चल जाएगा, उस सोसाइटी का, उस कल्चर का, उस पर्सन का पता चल जाएगा। अभी देखें, एक रिसेंट रिसर्च हुई है, उसमें वो कहते हैं कि जो यंग पर्सन है ना, वो ज्यादा, उनके अंदर जो फियर है, डर है, वो ज्यादा किन से? स्नेक हो गया, स्पाइडर, जो मकड़ी वगैरह है, लॉइन, टाइगर, इनसे जो यंग लोग है ना, जो जुबान है, जो एज में ज्यादा, वो ज्यादा डरते हैं इन चीजों से। ठीक है, इनकी बनिस्बत जो छोटे बच्चे हैं वो इन चीजों से डरते नहीं है। तो अभी देखिए, रिसर्च की गई, पता चला क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं इनसे डरना है। जब वो बड़े होंगे उनके माइंड में फीड कर दिया जाएगा कि ये जो लॉइन है इससे आपने डरना है, जो स्नेक है इससे डरना है, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक है, ये आपको मारेगा तो आप मर जाएंगे। तो ये एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी जो है ना, वो इसी के ऊपर बात करता है कि जो भी हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में हमारा बिहेवियर है, हमारी थिंकिंग है, हमारा चीजों को फील करने का जो अंदाज है, वो सारा हमें हमारी बिगनिंग से, हमारे पास से आहिस्ता आहिस्ता मिला है। जैसी हमारी कंडीशनिंग हुई है वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाता है इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। इसमें ना ज्यादा मैक्रो लेवल पे बात नहीं की गई, इस थ्योरी में माइक्रो लेवल पे बात की गई है। वो कहता है कि छोड़ दो कि आप ये बात कर रहे हो कि पास्ट में क्या हुआ, बिगिनिंग में क्या हुआ, आप जस्ट फोकस करो इंडिविजुअल पे और स्मॉल ग्रुप पे, उनके साथ मिलो। लार्ज स्केल पे जाने की कोई जरूरत नहीं, छोटे लेवल पे आओ, इंडिविजुअल के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करो, या स्मॉल जो ग्रुप है उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करो। उनको देखो कि, उनको चेक करो कि उनका चीज़ों के बारे में कैसा बिहेवियर है, उनकी कैसी परसेप्शन बनी हुई है चीज़ों के बारे में, वो चीज़ों के बारे में कैसा रिएक्शन करते हैं। और इस थ्योरी में ना ज़्यादातर प्रेजेंट के ऊपर फोकस किया गया, इसके ऊपर, इसके अंदर बिगिनिंग, पास्ट के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया गया कि अब प्रेजेंट सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोगों का क्या बिहेवियर है, लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों की क्या थिंकिंग है, उनके क्या मसले चल रहे हैं, वो चीज़ों को किस तरह कन्वे करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट पॉइंट्स में वो चीज़ों को कैसे गेन करते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसको हम स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। देखिए, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में उसने बात की है, 2 बातें की हैं। पहली उसने बोला है कि जो चीज़ें सोसाइटी को, हमारे कल्चर को बेनिफिट दे रही हैं, वही सोसाइटी में जिंदा रहती हैं और रहेंगी आने वाले वक्त में। जो सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दे रही, वो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, सोसाइटी उसे खत्म कर देगी, डिसफंक्शन कर देगी। जैसे पेंसिल का काम होता है ना लिखना, तो लिखना उसका फंक्शन है। जब वो लिखना छोड़ देती है तो तब हम उसे फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो ये क्या? डिसफंक्शन है। हम उसे डिसफंक्शन कर देते हैं, फेंकने को हम कहेंगे डिसफंक्शन। क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रही। तो इसी तरह
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में उसने बोला है कि जो सोसाइटी को चीजें बेनिफिट दे रही हैं, जो फैसिलिटेट कर रही हैं, सोसाइटी उसे पिक कर लेगी, अपने पास रख लेगी, उसे जिंदा रखेगी, एग्जिस्ट करेंगी वो सोसाइटी में, और जो चीजें उसे बेनिफिट नहीं दे रही वो खत्म कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ उसने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में जो सोसाइटी है ना उसको हमारी ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया है। उसने बोला कि जो हमारी सोसाइटी है ना उसके जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी एक ऑर्गन की तरह होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं और वो ऑर्गन जब सारे मिल के काम करते हैं तो तब हमारी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम करती है। इसी तरह उसने बोला है कि सोसाइटी के अंदर भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं सोसाइटी के वो उसके ऑर्गन होते हैं। अगर उस ऑर्गन में से कोई भी मतलब उसके इंस्टीट्यूशन में से कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो पूरी सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे देखे ना हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक ऑर्गन है हमारा दिल, तो जब दिल अच्छे से प्रॉपर जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अच्छे तरीके से पूरी काम नहीं करेगी। तो इसी तरह देखें ना सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट है। लाइक देखें एजुकेशन का जो हमारा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो जो जब वो बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएगा तो हमारे जो बच्चे होंगे वो वेल एजुकेटेड नहीं होंगे, हमारे मुल्क की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो देखें ना पूरे मुल्क की डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन पे डिपेंड है। इसी तरह जब पुलिस है वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं करेगी, क्रिमिनल जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, मुल्क में मर्डर शुरू हो जाएंगे, कत्लो गारत शुरू हो जाएगी, चोरियां शुरू हो जाएंगी, तो तब भी पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हुई ना। आगे नेक्स्ट फोर्थ पे आ गया था कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में वो कहता है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे कल्चर है, इसके अंदर जो लोग हैं ना उनकी आपस में रेस लगी हुई है, आपस में उनके दरमियान कंपटीशन है। कंपटीशन किस चीज का? कंपटीशन है पावर का, कंपटीशन है रिसोर्सेज का, कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, एक दूसरे से आगे बढ़ने का कंपटीशन है। ठीक है, तो एक चीज ये होगी कन्फ्लिक्ट। और दूसरी चीज वो कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में इनइक्वालिटी भी आ जाती है। इनइक्वालिटी लाइक के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज की। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो इतना ज्यादा काम करके मेहनत करके भी वो गरीब का गरीब ही रह ही जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा गरीब ही होता जा रहा है। लाइक देखिए ना एक फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के अंदर जो भी फैक्ट्री का काम जो लेबर काम कर रही है, पूरी फैक्ट्री लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है, पर जो लेबर है सबसे ज्यादा पैसे जो है ऑनर को मिले हैं, जो काम नहीं कर रहा वो जो काम करवा रहा है। पर जो लेबर है वो सबसे ज्यादा काम कर रही है पर उसको सबसे कम पैसे हम देते हैं। तो इधर क्या है? इनइक्वालिटी है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इस कंपटीशन और इनइक्वालिटी की वजह से लोगों के दरमियान स्ट्रेस और कंफ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो इसी के ऊपर उसका मेजर फोकस है कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर, कि हमारे जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसके अंदर लोगों के दरमियान में जो कंफ्लिक्ट, जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है और उसको कैसे खत्म किया जाए। आगे नेक्स्ट लास्ट पे आ जाती है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसको हम फेमिनिज्म भी बोलते हैं। फेमिनिज्म में क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है ना उसको दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक मेल और दूसरा फीमेल। इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना फीमेल के बारे में बात की गई है, फीमेल के राइट्स के बारे में बात की गई है, उनकी इक्वालिटी के ऊपर बात की गई है कि जो मेल्स हैं उनकी बराबरी में ही उनको भी समझा जाए, मतलब इक्वल ट्रीट किया जाए मेल और फीमेल को। फीमेल को ना कमतर ना समझा जाए। आज से 100-200 साल पीछे चले जाएं तो जो फीमेल्स थी उनको कमतर समझा जाता था, मेल से मेल्स को बेटर समझा जाता था, और जो फीमेल्स थी ना उनको इंसान ही नहीं थे समझते, उनको जस्ट एज एक ऑब्जेक्ट, एक प्रोडक्ट समझा जाता था। उनको इंसान ह्यूमन के अंदर काउंट नहीं था किया जाता। ह्यूमन में जस्ट क्या थे? मैन थे। जो फीमेल थी उनको जस्ट ऑब्जेक्ट, एक ह्यूमन की जो मेल है उनकी एक सेटिस्फैक्शन, उनकी एक सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट, एक प्रोडक्ट ही समझा जाता था। समझा जाता था कि इनके पास इतनी अकल नहीं है, इनके पास जज्बाती जहानत नहीं है। उसके बाद यूरोप की साइड में ना, यूरोप में क्या था कि यूरोप में जो औरतें थी उनको घर में ही मतलब रखा जाता था, कैद कह सकते हैं। वो बाहर नहीं आती थी, कोई पार्टी वगैरह में नहीं थी आती, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना नहीं होता था। जो मेल थे ना वो जस्ट एज अ पब्लिक थे, वो पब्लिक में जा सकते थे। जो फीमेल थी वो घर ही रहती थी। और जो एक और चीज है, जो मेल थे ना वो अपनी वाइफ को सेल भी कर सकते थे, बेच भी सकते थे किसी दूसरे को। ये आज से 100-200 साल पहले की मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो वोट था, वोट के जो राइट्स थे वो भी उनको नहीं दिए जाते थे। उसके बाद जो उनकी अपनी औलाद होती थी, जो उनकी अपने बच्चे होते थे, उनको भी उनकी प्रॉपर्टी नहीं था समझा जाता। कहा जाता था कि ये फीमेल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेल की प्रॉपर्टी है। वो उनको अपनी हस्बैंड की इजाजत से बगैर अपने बच्चों को टच भी नहीं थी कर सकती, जो फीमेल थी। और उसके बाद देखे ना आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, फिर तहरीकें चली,
सबसे पहले जो है ना नेदरलैंड और फ्रांस से स्टार्ट हुई तहरीक 1872 में, और इसको हमने नाम दिया फेमिनिज्म का, जिसमें औरतों के बारे में बात की गई। और चलते चलते फिर 1910 में यूएसए में जो है उधर से एक तहरीक स्टार्ट हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है औरतों को जो है वोटिंग राइट भी मिलने लग पड़े। उसके बाद उनको एज ए इक्वल ट्रीट किया जा रहा था, मतलब कि इक्वालिटी दी गई उनको, काफ़ी हद तक ज़्यादा इक्वालिटी दी गई। पर आज भी अगर देखा जाए कुछ जगह पे, कुछ शहर में जो है जो औरतें हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते। इसी तरह जो मैं अभी बातें कर रहा था कि उनको मर्दों से कम समझा जाता है। और मोस्टली अगर अभी आप देखें तो जो हमारे जो पूरी दुनिया के मुल्क हैं उसके जो जितने भी लीडर हैं मोस्टली क्या है, मेल है। लाइक 10% लगा लें, अगर 200 मुल्क है तो 200 के जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मेल होंगे। मोस्टली 10% जो होगी वो फीमेल होंगे। तो ये छोटा सा इनका कॉन्सेप्ट था इन पांचों का और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।